कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में यूनिट सेल और टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़े थे। एकक कोशिष्टिका और एकक कोशिष्टिका के प्रकार को पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एकक कोशिष्टिका में कणों का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एकक कोशिष्टिका में कणों का योगदान। हम लोग पहले बात करेंगे एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिष्टिका के कोनों पर। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होता है, तो एक कॉर्नर पर कणों का योगदान कितना होगा? 1/8। 8 कॉर्नर होता है तो एक कॉर्नर पर कण का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर कणों का योगदान होगा 1/8। अब आइए हम लोग देखते हैं एट द बॉडी सेंटर, एट द बॉडी सेंटर, यूनिट सेल के अंतः केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर। तो यूनिट सेल में बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। तो वहाँ कण का योगदान भी कितना होगा? 1। मतलब आपका बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल्स उपस्थित होता है। अब हम लोग बात करेंगे एट द फेस सेंटर, एट द फेस सेंटर, फलक केंद्र पर। हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल में 6 फेस होता है और एक फेस 2 यूनिट सेल से शेयर होता है। मतलब आपका कि यूनिट सेल के एक फेस पर अगर आप एक बॉल लगाते हैं तो आधा बॉल यूनिट सेल के अंदर और आधा बॉल यूनिट सेल के फेस के बाहर। मतलब एक फेस पर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का योगदान 1/2 होगा, क्योंकि एक फेस 2 यूनिट सेल में काम कर रहा है। मतलब आपका कि फेस पर कणों का जो योगदान होगा वो 1/2 होगा। अब हम लोग बात करेंगे एट द एज ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिष्टिका के किनारा पर। और हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल में 12 एज होता है। एक एज पर कणों का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेल में कणों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। आइए हम लोग हेडिंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एकक कोशिष्टिका, एकक कोशिष्टिका में कणों की गणना, एकक कोशिष्टिका में कणों की गणना। अब हम लोग यूनिट सेल में कणों की गणना को पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर हम लोग पढ़े थे यूनिट सेल के दूसरे टाइप सेंटर्ड यूनिट सेल।
और सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल BCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल FCC और इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ECC। आइए प्रत्येक यूनिट सेल में हम लोग कणों की गणना करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है या इसे बेसिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो हम लोग SCC में कणों की गणना करेंगे। SCC कहते हैं किसको हैं? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल उपस्थित हो, वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC कहा जाता है। मतलब इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर, तो कॉर्नर कितना है 8, और एक कॉर्नर पर कणों का योगदान कितना होता है 1/8। मतलब SCC में कणों की संख्या कितना होगा 1। कणों की संख्या को Z से सूचित करते हैं, इसे Z इफेक्टिव भी कहा जाता है। तो SCC के लिए Z का मान बोलिए या Z इफेक्टिव का मान बोलिए, वो कितना आया है 1। अब हम लोग BCC में कणों की संख्या की गणना करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कणों की संख्या। तो पहले देखेंगे BCC किसे कहते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल उपस्थित हो और कॉर्नर के अलावा एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर हो। प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल हो और कॉर्नर के अलावा एक अतिरिक्त कण बॉडी के सेंटर पर उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को BCC कहा जाता है। मतलब इसमें पार्टिकल प्रत्येक कॉर्नर पर होगा। तो कॉर्नर कितना होता है 8, और एक कॉर्नर पर पार्टिकल कितना है 1/8, और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ है बॉडी के सेंटर पर। ये 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 = कितना आएगा 2। मतलब इसमें जो Z इफेक्टिव का मान होगा, Z का जो मान होगा BCC के लिए कितना होगा 2 होगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, FCC में कणों की संख्या। FCC किसे कहते हैं? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स उपस्थित हो। वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल उपस्थित हो और इसके अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। FCC में पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर भी उपस्थित होता है और कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल उपस्थित होता है, तो वैसे यूनिट सेल को FCC कहा जाता है। मतलब यूनिट सेल में कॉर्नर कितना होता है 8, एक कॉर्नर पार्टिकल कितना होता है 1/8। यूनिट सेल में फेस कितना होता है 6, एक फेस में कणों की संख्या कणों का योगदान 1/2, फेस पर कणों का योगदान 1/2, 2 तिहाई 6, ये 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1 + 3 = कितना आ गया 4। मतलब यहाँ Z का मान कितना आया है 4। FCC के लिए Z का मान कितना आ रहा है 4। अब हम लोग देखेंगे ECC में कणों की गणना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ECC, ECC में कणों की गणना। ECC किसे कहते हैं? इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल किसे कहा जाता है? इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहा जाता है? तो वैसा यूनिट सेल
जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल हो और कॉर्नर के अलावा दो अल्टरनेट फेस में भी पार्टिकल उपस्थित हो। ईसीसी में पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर और कॉर्नर के अलावा दो अल्टरनेट फेस पर उपस्थित हो तो वैसे यूनिट सेल को ईसीसी कहा जाता है। मतलब इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर होगा। तो कॉर्नर कितना है 8, एक कॉर्नर पर 1/8 कणों का योगदान और दो अल्टरनेट फेस मतलब 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 = कितना आ रहा है 2। मतलब आपका ईसीसी के लिए जेड का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल देख चुके हैं। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। एक घनीय ठोस दो तत्वों ए एवं बी से मिलकर बना है, जिसमें तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी घन के फलक केंद्र पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र होगा। तो यौगिक का सूत्र होगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को एक घनीय ठोस दो तत्वों ए और बी से मिलकर बना है, जिसमें तत्व ए घन के कोनों पर और तत्व बी घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र निकालें। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न से हम लोगों को क्या मिल रहा है। प्रश्न से चूंकि तत्व ए घन के कोनों पर, तो घन में कॉर्नर कितना होता है 8, एक कॉर्नर पर कणों का योगदान 1/8, 8 से 8 कैंसिल हुआ 1, मतलब कोनों पर कणों का योगदान कितना आया 1, मतलब ए का मान कितना आ गया है 1। अब देखेंगे तत्व बी घन के फलक केंद्र पर, तो फलक कितना होता है, फेस कितना होता है 6, एक फेस पर कणों का योगदान 1/2, 2×3 = 6, मतलब बी का मान कितना आ गया 3। इसलिए उस घनीय ठोस का सूत्र होगा AB3। क्या सूत्र होगा AB3। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। एक घनीय ठोस 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें तत्व P घन के कोनों पर Q घन
फलक के केंद्र पर तथा तत्व R अंतः केंद्र पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। एक कोई घनीय ठोस है जो 3 तत्व P, Q और R से मिलकर बना है, जिसमें तत्व P घन के कोनों पर, Q घन फलक के प्रत्येक केंद्र पर और तत्व R अंतः केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र निकाले। घनीय ठोस का सूत्र क्या होगा उसको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से चूँकि तत्व P घन के कोनों पर, घन में कॉर्नर कितना होता है 8, एक कॉर्नर पर कनों का योगदान 1/8, 8 से 8 कैंसिल कितना आया 1, मतलब P का मान कितना आ गया है 1। तत्व Q फलक केंद्र पर, फलक केंद्र कितना होता है फेस सेंटर 6, एक फेस पर कणों का योगदान 1/2, 2 तिहाई 6, Q का मान कितना आ गया 3। अब देखेंगे तत्व R अंतः केंद्र पर, तो अंतः केंद्र कितना 1 और उस पर पार्टिकल कितना है 1, तो 1 1 2 1, मतलब 1 × 1 बराबर कितना आ गया 1। इसलिए सूत्र देखेंगे यौगिक का घनीय ठोस का, तो P का मान 1, Q का मान 3 और R का मान 1, तो घनीय ठोस का सूत्र होगा PQ3R। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।